एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश जहां रहते हैं 13 करोड़ लोग। मगर हैरानी की बात तो ये है कि जनसंख्या भी अच्छी खासी है, एरिया भी काफी बड़ा है। तो फिर क्यों इसका 82% हिस्सा आज भी खाली पड़ा हुआ है, जबकि इसका बाकी का हिस्सा ओवर पॉपुलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बताते चलें कि ये कहानी है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूएसए के पड़ोसी देश मैक्सिको की। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिको का 82% हिस्सा आज तक खाली क्यों है, ये जानने से पहले हम आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकेशन की वजह से ही ये दुनिया के इम्पोर्टेंट देशों की लिस्ट में शामिल है। असल में मैक्सिको के नॉर्थ में सुपर पावर अमेरिका है और इसके साउथ वेस्ट में पैसिफिक ओशन एंड साउथ ईस्ट में कैरिबियन सी मौजूद है, जबकि इसके पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी मौजूद है। वैसे मैक्सिको का इतिहास बहुत रोमांचक रहा है। जैसे भारत को अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से जाना जाता है, ऐसा ही कुछ मैक्सिको के साथ भी है। क्योंकि जिस तरह मेसोपोटामिया, हड़प्पा और चीन की सभ्यता थी, वैसे ही मैक्सिको में माया की सभ्यता हुआ करती थी, जहां आज भी उनके बनाए हुए बड़े बड़े पिरामिड मौजूद हैं। हालांकि पिरामिड के लिए तो इजिप्ट को जाना जाता है, मगर आपको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि मैक्सिको में मौजूद है, जिसे पिरामिड ऑफ चोलुला कहा जाता है। साथ ही आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूरोपियन के आने से पहले यहाँ पर बहुत सारी सिविलाइजेशन रहकर जा चुकी थी। अगर बात करें मैक्सिको की फर्स्ट सभ्यता की, तो यहाँ सबसे पहले ओलमेक्स का राज था। उसके बाद 200 एडी में यहाँ माया सभ्यता आई, जिन्होंने 700 साल तक मैक्सिको के साथ साथ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका पर भी राज किया। अगर बात करें माया सिविलाइजेशन की, तो माया सभ्यता वही सभ्यता है जिसे अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन माना जाता है। लेकिन यह जितनी सिविलाइज्ड थी उतनी ही रहस्य से भी भरी हुई थी। तभी तो आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर माया सभ्यता एकदम से कहां गायब हो गई। तभी तो आज भी माया एक रहस्य बनी हुई है। असल में माया सिविलाइजेशन के लोगों का मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी इतनी कमाल की थी जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। लेकिन 950 ईस्वी में माया के लोग कहां चले गए, यह किसी को नहीं पता। वैसे माया सिविलाइजेशन के लोग बहुत अंधविश्वासी भी थे, जो बच्चों की बलि दिया करते थे। माया सिविलाइजेशन पर तो एक अलग से स्टोरी भी बन सकती है, क्योंकि ये थी ही इतनी इंटरेस्टिंग। मगर आज हम माया सिविलाइजेशन पर नहीं बल्कि मैक्सिको पर फोकस करते हैं। माया सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पर टोलटेक सिविलाइजेशन आई और फिर 13वीं सदी में यहाँ आए एज़टेक्स। एज़टेक्स संस्कृति यहाँ तब तक बनी रही जब तक यूरोपियन यहाँ नहीं आए थे। वैसे तो यहाँ पर कई सभ्यता आई और चली गईं, लेकिन उन सब में केवल एक ही चीज कॉमन थी जो आज तक मैक्सिको के साथ बनी हुई है। वह है मैक्सिको की लैंड पर इनके रहने का पैटर्न। असल में मैक्सिको लैंड वाइज बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन इसकी मोस्टली पॉपुलेशन आज भी इसके बीच के हिस्से में ही रहती है, जबकि ये एरिया इसकी टोटल लैंड के 18% से भी कम है। और आज भी मैक्सिको के बाकी का 82% हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है। पर सवाल अभी भी वही का वही है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हजारों साल से मैक्सिको में रहने वाले सभी इंसान इसके केवल 18% के इस छोटे से एरिया में ही कंसंट्रेटेड रहे हैं। चलो अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिको की टोटल पॉपुलेशन इस छोटे से एरिया में क्यों कंसंट्रेटेड है। असल में इसके लिए मैक्सिको की जियोग्राफिकल कंडीशन ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिको की लैंड बहुत ही इनफर्टाइल है और यहाँ केवल 13% जमीन पर ही एग्रीकल्चर विद इरिगेशन की जा सकती है, जबकि इसके अमेरिका से जुड़े ऊपरी एरिया में तो ड्राई माउंटेन और डेजर्ट फैला हुआ है, जहाँ खेती करना तो दूर जाना भी लगभग नामुमकिन है, जिसकी वजह से यहाँ कोई नहीं रहता। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मान लिया नॉर्थ में डेजर्ट और ड्राई माउंटेन मौजूद है, लेकिन साउथ का क्या, साउथ में लोग क्यों नहीं रहते? तो आपको बताते चले कि मैक्सिको के साउथ में बहुत ही घना खतरनाक जंगल पाया जाता है, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान नहीं है। एंड आपको तो पता ही है कि बिना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी के कोई नहीं रह सकता। बस यही वजह है कि मैक्सिको का साउथ पार्ट भी आज तक वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर होने वाली तेज बारिश वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने देती, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री होने के बावजूद मैक्सिको में केवल 7 ही पक्की रोड हैं
जो सेंट्रल अमेरिका से मैक्सिको को कनेक्ट करती हैं। साथ ही मैक्सिको के बारे में एक और खास बात है, वैसे तो मोस्टली मैक्सिको लैंड चारों ओर से बड़े बड़े माउंटेन से कवर्ड है, लेकिन यहाँ की ये दूर तक फैली माउंटेन रेंज मैक्सिको के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि घाटे का सौदा बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे माउंटेन रेंज किसी देश के लिए हार्मफुल कैसे हो सकती हैं, जबकि हमारे बॉर्डर पर भी तो हिमालयन पर्वत रेंज मौजूद है। लेकिन हम आपको बताते चले कि हिमालयन पर्वत रेंज हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए उसे एक सेफ गार्ड के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में इसने आक्रमणकारियों को वहां से आने की इजाजत नहीं दी थी और अभी भी यह साइबेरियन कोल्ड एयर को भारत में घुसने नहीं देता, जिसकी वजह से हमें एक्सट्रीम ठंड फील नहीं होती। साथ ही यह बादलों को रोककर बारिश भी करवाता है, जिससे नॉर्दर्न इंडिया में बेहतरीन खेती होती है। मगर मैक्सिको के लिए हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इन माउंटेन रेंज की वजह से मैक्सिको में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ों को काटकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम है, या फिर यूं कहिए कि ये मुश्किल और महंगा काम है। इसलिए मैक्सिको का ये सेंट्रल पार्ट जहां पर आज लोग रहते हैं बाकी के मैक्सिकन हिस्सों से कटा हुआ है, क्योंकि चारों ओर माउंटेन रेंज है जिनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यही वजह कि इस सारे एरिया को कंट्रोल और मॉनिटर करना सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल काम बना रहता है। इसलिए ग्वाटेमाला एंड बेलीज से लेकर मैक्सिको के नॉर्दर्न बॉर्डर तक सारे एरिया की मैक्सिकन पुलिस निगरानी नहीं कर पाती, जिसका फायदा ड्रग्स माफिया एंड डंकर्स एजेंट उठाते हैं। यही वजह है कि मैक्सिको से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग होना बहुत आसान काम है। साथ ही इन्हीं एरिया से होकर स्मगलर एंड इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स यूएसए में घुस जाते हैं। असल में मैक्सिको का ये एरिया ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है, इसलिए ड्रग्स एंड इलीगल वेपन सेंट्रल अमेरिका से मैक्सिको होते हुए अमेरिका स्मगल होते रहते हैं। और बड़े बड़े पहाड़ एंड ड्राई क्लाइमेट की वजह से पुलिस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। लेकिन साथ ही अगर बात करें केवल 18% लैंड पर इतनी पॉपुलेशन होने की, तो मैक्सिको का केवल यही हिस्सा ऐसा है जहां की जमीन सबसे ज्यादा फर्टाइल है, जबकि मैक्सिको का बाकी का एरिया तो ड्राई माउंटेन से भरा हुआ है, जबकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी मौजूद है जिसमें कॉर्न यानी कि मक्का को उगाया जाता है। वैसे अगर बात करें मक्का के सबसे पहले उत्पादन करने की, तो ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले मक्का मैक्सिको में ही उगाया गया था और आज भी कॉर्न प्रोडक्शन में मैक्सिको टॉप पर रहता है। असल में सेंट्रल मैक्सिको का क्षेत्र कृषि के लिए आइडियल है, इसलिए आज तक मैक्सिको में जितनी भी सिविलाइजेशन आई हैं, वह इसी सेंट्रल लैंड पर कंसंट्रेटेड रही हैं। और सेंट्रल अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट शहर भी इस 18% के लैंड में ही आता है, जिसका नाम है वेराक्रूज। वैसे वेराक्रूज शहर मैक्सिको की इकोनॉमी के लिए पहले से ही काफी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि यह एक कोस्टल सिटी है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से जुड़ा हुआ है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरे मैक्सिको की 30% वाटर सप्लाई इस अकेले शहर से होती है। और यही वो पॉइंट है जहां से स्पेनिश, अमेरिकन और फ्रेंच आर्मी 17वीं से 19वीं सदी तक मैक्सिको में घुसी थी और यहीं से आकर यूरोपियन ने मैक्सिको सिटी को कब्जे में ले लिया था। अगर मैक्सिको सिटी की बात की जाए तो यह मैक्सिको की कैपिटल है, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज और पहाड़ मौजूद हैं। वैसे जहां मौजूद है ये माउंटेन रेंज और हिल मैक्सिको सिटी को अटैक से प्रोटेक्शन तो देती हैं, मगर ये पहाड़ मैक्सिको की कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ी रुकावट भी है, क्योंकि पहाड़ों की वजह से कोस्टल एरिया तक कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी। इसलिए 18वीं सदी से पहले मैक्सिको एक्सटर्नल फोर्स के लिए बहुत वल्नरेबल था। लेकिन फिर 1873 में वेराक्रूज सिटी से मैक्सिको सिटी तक 200 मील के डिस्टेंस का एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यूएसए में अब तक 2,50,000 किलोमीटर का लंबा रेलवे नेटवर्क बिछाया जा चुका है, बिकॉज अमेरिका की जियोग्राफिकल कंडीशन मैक्सिको के मुकाबले काफी फ्लैट और अच्छी है। इसलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ और मैक्सिको से अमेरिका बहुत आगे निकल गया। लेकिन मैक्सिको की जियोग्राफिकल कॉम्प्लिकेशन ने उसे ना तो अमेरिका की तरह सुपर पावर बनने दिया और न ही पूरा मैक्सिको आबाद हो पाया। यही वजह कि आज भी मैक्सिको का 82% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है और आज भी मैक्सिको अमेरिका से पीछे है। हाँ, वो अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से मैक्सिको में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसमें यूएसए का योगदान काफी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2010 से 2023 के बीच यूएसए से मैक्सिको तक 17 गैस पाइपलाइन बिछाई गई हैं, जिसकी वजह से मैक्सिको को सस्ती गैस मिलने लगी है और मैक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी में बूस्ट आ गया है।
ऐसा होने के कारण बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी भी मैक्सिको की तरफ रुख करने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ती लेबर तो पहले से मौजूद है और अब तो गैस भी काफी सस्ती मिल रही है। यही वजह है कि आज जापान जैसे हाईली टेक्नोलॉजी वाले देश की कई सारी गाड़ियां मैक्सिको में मैन्युफैक्चर होती हैं। मैक्सिको आज दुनिया का 4th सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है और 2019 में तो मैक्सिको चीन और कनाडा को पीछे छोड़कर यूएसए का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया था। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर मैक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी ऐसे ही स्पीड से आगे बढ़ती रही तो अगले 20 सालों में मैक्सिको दुनिया की 7th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भले ही मैक्सिको के केवल 18% हिस्से में इसकी आबादी रहती हो, लेकिन फिर भी मैक्सिको बहुत तेजी से डेवलप होता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मैक्सिको कभी अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।